दुनिया पे कर्ज है 340 ट्रिलियन डॉलर। दुनिया की पूरी कमाई है 100 ट्रिलियन डॉलर। कर्ज है कमाई से 3 गुना ज्यादा। ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, तो ये हुआ कैसे? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जानबूझकर किया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो 300 साल पहले डिजाइन किया गया था 4 लोगों ने, 4 बैंकर्स ने। 300 साल एक एक करके एक ऐसा जाल बुना है जिसमें से कोई नहीं निकल सकता, ना तुम, ना मैं, ना हमारा देश, ना कोई भी देश। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह जाल कैसे बुना गया, किसने बुना और क्यों दुनिया का हर देश आज कर्जे में डूबा हुआ है जिसमें से निकलना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। अब एक फैक्ट सुनो जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। दुनिया का हर देश कर्ज में है, हर एक। अमेरिका पे 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जापान पे 9 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, चाइना पे 13 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, रशिया पे भी 450 बिलियन डॉलर का कर्ज है, इंडिया पे 17 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। पूरी दुनिया पे कुल मिला के 340 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। यह दुनिया की पूरी इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा है। अब यहां रुको और सोचो, अगर हर देश पे कर्ज है तो ये पैसा किसने दिया है? अगर सब पे उधारी है तो वो उधारी किससे ली है और किसने दी है? क्या एलियंस ने दी है? मंगल ग्रह से आया ये पैसा? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब सुनोगे तो बैठ जाओगे। ये पैसा किसी के पास से आया ही नहीं, ये हवा से बनाया गया है। हाँ, हवा से, कुछ नहीं से पैसा बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये समझने के लिए तुम्हें 4 लोगों की कहानी सुननी पड़ेगी। 4 बैंकर्स, 300 साल। एक एक करके इन्होंने ऐसा जाल बुना कि आज पूरी दुनिया उसमें फंसी है। और ये कोई 300 साल की सीक्रेट प्लानिंग नहीं थी। सिस्टम स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुआ। इंसेंटिव्स ने इसको शेप दिया। और ये असली इतिहास है, कागज पे लिखा है। मीटिंग्स हुई, अग्रीमेंट्स हुए, कानून बने, सब ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। पहले आदमी से शुरू करते हैं। साल 1694 से पहले की दुनिया समझो। उस वक्त देश ऐसे नहीं होते थे जैसे आज है। राजे होते थे। राजाओं को पैसों की जरूरत होती थी। जंग लड़नी है तो पैसा चाहिए, किला बनाना है तो पैसा चाहिए, फौज को तनख्वाह देनी है तो पैसा चाहिए। तो क्या करते थे राजे? किसी अमीर सेठ से उधारी लेते थे, प्रॉमिस करते थे कि वापस करूंगा इंटरेस्ट के साथ, और अगर वापस नहीं कर पाए तो क्या होता था? राजा कहता था कि भाई नहीं दे सकता, माफ कर। सेठ का पैसा डूब जाता था। कभी कभी राजा सेठ को जेल भी करवा देता था ताकि मांगने ना आए, और फिर राजा किसी और सेठ से उधारी ले लेता था। सिस्टम साफ हो जाता था। कर्ज कुछ वक्त के लिए होता था, या तो चुका दिया या तो मना कर दिया, लेकिन कर्ज हमेशा के लिए नहीं होता था। लेकिन एक आदमी ने यह पूरा सिस्टम बदल दिया। उसका नाम था विलियम पैटरसन। यह एक स्कॉटिश सौदागर था, मतलब स्कॉटलैंड का व्यापारी। ये कई बार अमीर बनने की कोशिश करके फेल हो चुका था। आधी जिंदगी इधर उधर भटकता रहा। साल 1691 में इसके दिमाग में एक आइडिया आया जो पूरी इंसानियत की तकदीर बदलने वाला था। उस वक्त इंग्लैंड फ्रांस के साथ जंग लड़ रहा था। इंग्लैंड का राजा था विलियम द थर्ड। वो डेस्परेटली पैसों की जरूरत में था। खजाना खाली था। क्यों? जंग सस्ती नहीं होती। सोचो, जंग लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? सोल्जर्स की तनख्वाह। एक सोल्जर को महीने के 2-3 पाउंड मिलते थे। 50,000 सोल्जर्स हों तो सोचो कितना पैसा चाहिए हर महीना। वेपन्स, बंदूकें, तलवारें, गोला बारूद, ये सब फैक्ट्रीज से ऑर्डर करना पड़ता था, कैश में। शिप्स, नेवल वॉर के लिए वॉरशिप्स बनाने पड़ते थे। एक वॉरशिप बनने में 2-3 साल लगते थे और हजारों पाउंड खर्च होते थे। खाना और सप्लाईज, 50,000 सोल्जर्स को रोज खिलाना, घोड़े, गधे, ट्रांसपोर्ट, टेंट्स, यूनिफॉर्म्स, ये सब रोज का खर्चा। और कभी कभी मर्सनरीज भी हायर करने पड़ते थे, विदेशी सोल्जर्स जो और भी महंगे होते थे। टैक्स से इतना पैसा नहीं आ रहा था। ट्रेजरी खाली थी। राजा पर्सनली गरीब नहीं था, उसके महल थे, सर्वेंट्स थे, लेकिन देश का खजाना खाली था। और जंग हारे तो सब खत्म। और पुराने सेठ नया लोन देने से मना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड पहले भी लोन लेके मना कर चुका था। कह दिया था नहीं दे सकते। सेठों का पैसा डूबा था, अब भरोसा नहीं था। तो पैटरसन राजा के पास गया एक प्रपोजल लेके। उसने कहा कि मैं अमीर सेठों का एक ग्रुप बनाऊंगा, हम मिलके गवर्नमेंट को 12 लाख पाउंड देंगे। अब यहां गवर्नमेंट का मतलब क्या है? उस वक्त राजा और उसकी पार्लियामेंट मिलके गवर्नमेंट होते थे। राजा अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था, पार्लियामेंट की भी हाँ चाहिए होती थी। पार्लियामेंट मतलब अमीर लोगों की एक सभा जो राजा के साथ मिलके देश चलाती थी। तो पैटरसन ने प्रपोज किया, हम गवर्नमेंट को 12 लाख पाउंड देंगे। ये आज के हिसाब से लगभग 300 मिलियन डॉलर होता है, 2000 करोड़ से ज्यादा। बहुत बड़ी रकम। अब यहां पैटरसन की चाल समझो।
उसने कहा कि ये लोन कभी वापस नहीं करना, कभी नहीं। असली रकम जो 12 लाख पाउंड है वो कभी नहीं लौटाना, बस इंटरेस्ट देते रहना, हमेशा के लिए 8% इंटरेस्ट हर साल। सोचो इसका मतलब, तुमने 100 रुपए उधारी लिए, तुम्हें वो 100 रुपए कभी वापस नहीं करने, बस हर साल 8 रुपए देते रहो जिंदगी भर। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे भी 8 रुपए दें, उसके मरने के बाद उसके बेटे भी, और ये सिलसिला कभी खत्म ना हो। तुम पूछोगे कि सेठ ये क्यों मानेंगे, पागल हैं क्या, अपना पैसा देंगे और वापस नहीं लेंगे, और उस इंटरेस्ट की भी क्या गारंटी। बहुत सही सवाल, और यहां पैटरसन की असली शातिराई समझो। सेठ अपना पैसा डायरेक्ट राजा को नहीं देंगे, पहले एक नया इंस्टीट्यूशन बनेगा, उसका नाम होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक था। सेंट्रल बैंक मतलब क्या, वो बैंक जो बाकी सब बैंक्स का बाप हो, जो सीधा सरकार को पैसा दे सके, जो पूरे देश के पैसों को कंट्रोल करे। सेठ अपना सोना इस बैंक ऑफ इंग्लैंड में डालेंगे, फिर ये बैंक वो सोना गिरवी रख के गवर्नमेंट को लोन देगा। लेकिन रिस्क, अगर राजा मना कर दे तो? इसीलिए पैटरसन ने कहा कि ये इंटरेस्ट की गारंटी पार्लियामेंट देगी, मतलब राजा नहीं, पूरी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट गारंटी कैसे देगी? टैक्स से। मतलब जब तक इंग्लैंड की आवाम टैक्स भरती रहेगी तब तक इंटरेस्ट आता रहेगा। राजा मरे या जिए, सरकार बदले या ना बदले, जब तक देश है, लोग हैं, टैक्स है, तब तक सेठों का इंटरेस्ट आता रहेगा। बिना कुछ किए, सोते सोते पैसा आता रहेगा। पार्लियामेंट ने यह स्कीम 1694 में अप्रूव कर दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, सेठों ने सोना दिया, गवर्नमेंट को जंग का पैसा मिल गया। और इंसानी इतिहास में पहली बार देश का कर्ज परमानेंट हो गया, हमेशा के लिए। यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसे सॉल्व करना है, यह सिस्टम का एक फीचर बन गई। लेकिन रुको, सबसे खतरनाक बात अभी आई नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक और पावर दी गई। वो गवर्नमेंट के कर्ज के अगेंस्ट नोट्स छाप सकता था, मतलब कागज का पैसा छाप सकता था। यह समझो ध्यान से, पहले सोना ही पैसा होता था। तुम्हारे पास सोना है तो तुम अमीर हो, नहीं है तो गरीब हो। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, पेपर मनी, कागज का पैसा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि हम कागज के नोट्स छापेंगे और हर नोट पे लिखा होगा कि इस नोट के बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना मिल सकता है। अब गवर्नमेंट ने 12 लाख पाउंड का लोन लिया, बैंक ने नोट्स छाप दिए। मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कर्ज लिया, उस कर्ज के बदले में नए नोट्स छाप गए और ये नए नोट्स मार्केट में आ गए। गवर्नमेंट जितना ज्यादा कर्ज ले, बैंक उतने ज्यादा नोट्स छापे, उतना ज्यादा पैसा मार्केट में आए। अभी ये पूरा समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आगे मॉर्गन की कहानी में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अभी इतना समझो कि पैटरसन ने एक टेम्पलेट बनाया। स्टेप 1, गवर्नमेंट उधारी ले। स्टेप 2, उस उधारी के अगेंस्ट नए नोट्स छाप जाएं। स्टेप 3, असली रकम कभी न चुकाए। स्टेप 4, इंटरेस्ट हमेशा भरे। स्टेप 5, ये चक्कर चलता रहे हमेशा के लिए। अगर तुम बैंकर हो तो ये कमाल का सिस्टम है, तुम सोते सोते पैसा कमा रहे हो। लेकिन अगर तुम आम आदमी हो, टैक्स पेयर हो, तो ये बर्बादी है, क्योंकि तुम उस कर्ज का इंटरेस्ट भर रहे हो जो कभी खत्म होगा नहीं। पैटरसन 1719 में मर गया, कोई खास अमीर नहीं बना, लेकिन जो सिस्टम उसने बनाया वो 331 साल बाद आज भी चालू है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कर्ज आज तक चुकाया नहीं गया, कभी नहीं, बस बढ़ता रहा। ये पहला जाल था। अब रुको, और दूसरा आर्किटेक्ट समझो। पैटरसन ने कर्ज को परमानेंट बनाया, लेकिन उसकी एक लिमिट थी। एक देश का सेठ एक देश की गवर्नमेंट को पैसा देता था, सब कुछ एक देश के अंदर। और अगर उस देश की गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया, अगर देश ही डिफॉल्ट कर दे, तो सेठ का पैसा डूबता था। लेकिन बाकी दुनिया पे क्या असर? कुछ नहीं। इंग्लैंड का मसला इंग्लैंड में, फ्रांस को क्या फर्क पड़ता, जर्मनी को क्या। दूसरे आर्किटेक्ट ने इस लिमिट को तोड़ दिया। उसका नाम था नेथन रॉथचाइल्ड। पहले रॉथचाइल्ड फैमिली को समझो। ये 5 भाई थे, पांचों यूरोप के 5 मेन शहरों में बैंकिंग सेक्टर में टॉप पे थे। लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना, नेपल्स। 5 बड़े शहर, हर शहर में एक रॉथचाइल्ड भाई। अब नेथन रॉथचाइल्ड की बात करते हैं, जो लंदन में था, 5 भाइयों में सबसे शातिर। उस वक्त यूरोप में नेपोलियन नाम का एक फ्रेंच जनरल पूरी दुनिया पे कब्जा करने चला था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रशिया सब उससे लड़ने के लिए पैसा चाहते थे। नेथन ने यहां एक नया धंधा शुरू किया,
पहले समझो कर्ज का पुराना तरीका। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो किसी सेठ के पास जाती, सेठ अपने पैसों में से उधारी देता, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती, सिंपल। प्रॉब्लम क्या थी? सिर्फ बहुत अमीर सेठ ही गवर्नमेंट को पैसा दे सकते थे, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए कोई रास्ता नहीं था। अब समझो नेथन ने क्या नया किया। मैं तुम्हें सब्जी मंडी के एग्जाम्पल से समझाता हूं। सोचो तुम्हारे गांव में एक सब्जी मंडी है, किसान सब्जी लाता है, सीधा कस्टमर को बेचता है, सिंपल। अब सोचो एक आदमी आया, उसने कहा मैं बीच में बैठूंगा, किसान मुझे सब्जी बेचेगा, मैं कस्टमर्स को बेचूंगा, बीच का मुनाफा मेरा। यही नेथन ने किया, लेकिन सब्जी की जगह कर्ज के साथ। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो एक कागज लिखती थी जिसमें लिखा होता, हमने 1000 पाउंड का कर्ज लिया है, हम इस कागज के मालिक को हर साल 50 पाउंड इंटरेस्ट देंगे और 10 साल बाद 1000 पाउंड वापस। इस कागज को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड एक तरह का वादा है, गवर्नमेंट का वादा कि वो पैसा वापस करेगी इंटरेस्ट के साथ, और ये वादा एक कागज पे लिखा है जो हाथ से हाथ बिक सकता है। पहले गवर्नमेंट ये बॉन्ड सीधा सेठों को बेचती थी, लेकिन सिर्फ अमीर सेठ खरीद सकते थे, क्योंकि एक एक बॉन्ड बहुत महंगा होता था। नेथन ने कहा, तुम ये बॉन्ड मुझे दो, मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में बांटूंगा और हजारों लोगों को बेचूंगा। मतलब क्या हुआ? पहले एक गवर्नमेंट बॉन्ड 10,000 पाउंड का होता था, सिर्फ बहुत अमीर लोग खरीद सकते थे। प्रॉब्लम क्या थी? सोचो गवर्नमेंट को 1 लाख पाउंड चाहिए, पूरे देश में सिर्फ 20 लोग हैं जो 10,000 पाउंड अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 10 लोग मना कर दें तो गवर्नमेंट को सिर्फ 50,000 मिलेगा और महीना भर लग जाएगा इतने अमीर लोगों को मनाने में। नेथन ने क्या किया? उसने कहा, मैं इस 10,000 पाउंड के बॉन्ड को 100-100 पाउंड के 100 पीसेस में बांट दूंगा। अब क्या हुआ? पहले सिर्फ 20 अमीर लोग खरीद सकते थे, अब 2000 लोग खरीद सकते हैं। डॉक्टर खरीद सकता है, वकील खरीद सकता है, दुकानदार खरीद सकता है, जिसके पास थोड़ा भी पैसा बचा है वो खरीद सकता है। जब ज्यादा लोग खरीदना चाहें तो जल्दी बिकता है, हफ्ते भर में पैसा मिल जाता है। और रॉथस्चाइल्ड, वो बीच में कमीशन खाता था, हर बॉन्ड पे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करके बेचता था। 100 का बॉन्ड 102, 103 में बेचता, 2-3 पाउंड की कमाई हर बॉन्ड पे। गवर्नमेंट को फायदा, पैसा जल्दी मिला, इजीली मिला। रॉथस्चाइल्ड को फायदा, कमीशन मिला, धंधा बड़ा हुआ। इन्वेस्टर्स को फायदा, छोटा पैसा लगा के गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कमा सकते थे। अब यहां एक और नया कॉन्सेप्ट आया, सेकेंडरी मार्केट। मतलब एक ऐसी जगह जहां बॉन्ड्स बिक सके, खरीदार से खरीदार तक। सोचो तुम एक बॉन्ड खरीदे, अब तुम्हें पैसा चाहिए अर्जेंट। पहले क्या करते? गवर्नमेंट के पास जाते, मेरा पैसा वापस दो। गवर्नमेंट बोलती, भाई 10 साल बाद मिलेगा, इंतजार करो। लेकिन अब तुम वो बॉन्ड किसी और को बेच सकते हो। कल खरीदा, आज बेचा, पैसा मिल गया। नेथन रॉथस्चाइल्ड ने यह पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। हर देश के बॉन्ड्स, हर जगह बायर्स, एक नेटवर्क जहां कर्ज बिकता था सब्जी की तरह। अब समझो ये खतरनाक क्यों था। रॉथस्चाइल्ड से पहले अगर कोई गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं दूंगा पैसा, तो क्या होता था? एक सेठ का पैसा डूबता था, वो सेठ दुखी होता था, बाकी दुनिया पे कोई असर नहीं। लेकिन रॉथस्चाइल्ड के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बॉन्ड्स फ्रेंच इन्वेस्टर्स के पास थे, फ्रेंच बॉन्ड्स जर्मन बैंक्स के पास थे, जर्मन बॉन्ड्स ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के पास थे। सब एक दूसरे से जुड़ गए। अगर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती हम पैसा नहीं देंगे तो क्या होता? इसको गांव के एग्जाम्पल से समझो। रामू ने श्याम को 100 रुपए दिए, श्याम ने वो 100 रुपए मोहन को दे दिए, मोहन ने गणेश को दे दिए, गणेश ने पप्पू को दे दिए। अब सब खुश हैं, सबके पास कागज है कि मेरे 100 रुपए आने हैं। एक दिन रामू बोला, भाई मेरे 100 वापस करो। श्याम बोला, मेरे पास कहां है? मोहन के पास है। मोहन बोला, मेरे पास कहां है? गणेश के पास है। गणेश बोला, मेरे पास कहां है? पप्पू के पास है। पप्पू बोला, मेरे पास तो है नहीं भाई, लग गए काम में। अब क्या हुआ? पप्पू डूबा तो गणेश का पैसा डूबा, गणेश डूबा तो मोहन का पैसा डूबा, मोहन डूबा तो श्याम का पैसा डूबा, श्याम डूबा तो रामू का पैसा डूबा। एक डूबा तो सब डूबे, डोमिनो की तरह। यही हो रहा था यूरोप में। इंग्लैंड के बॉन्ड्स फ्रांस वालों के पास थे, फ्रांस के बॉन्ड्स जर्मनी वालों के पास थे, जर्मनी के बॉन्ड्स ऑस्ट्रिया वालों के पास थे। सब एक दूसरे से जुड़े थे। अगर इंग्लैंड बोलता हम नहीं देंगे पैसा, तो क्या होता? इंग्लैंड के बॉन्ड्स की वैल्यू 0, कागज बेकार। फ्रांस वालों का कैसा डूबता? वो बैंकरप्ट होने लगते। बैंकरप्ट होने से बचने के लिए वो अपने जर्मनी वाले बॉन्ड्स बेचने लगते, जल्दी जल्दी,
कम दाम में। जर्मन बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती, जर्मन बैंक्स डूबने लगते, वो ऑस्ट्रियन वाले बॉन्ड्स बेचने लगते, ऑस्ट्रिया डूबता, फिर और देश, एक के गिरने से दूसरा गिरता, दूसरे से तीसरा, डोमिनो की तरह सब गिर जाते। ये रॉथस्चाइल्ड की असली चाल थी। उसने कर्ज को इतना ज्यादा लोगों में बांट दिया, इतने ज्यादा देशों में फैला दिया कि अब कोई एक गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती थी। मना करने का मतलब था पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम तोड़ना, और वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई, नेपोलियन हारा। नेथन रॉथस्चाइल्ड को यह खबर लंदन में सबसे पहले मिली। उसके प्राइवेट मैसेंजर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी तेज थे। उसने इस खबर का फायदा उठाया और एक दिन में इतना पैसा कमाया जो आज के हिसाब से मिलियंस में होगा। कैसे? ये डिटेल हिस्टोरियंस में डिबेटेड है, लेकिन इतना पक्का है कि उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क उसे मैसिव एडवांटेज देता था। 1820 तक रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने पूरे यूरोप के कर्ज पे कब्जा कर लिया। किसी भी गवर्नमेंट को उधारी चाहिए, रॉथस्चाइल्ड के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का नेटवर्क उनके पास था, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास था, टर्म्स वो डिसाइड करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई गवर्नमेंट अब डिफॉल्ट नहीं कर सकती थी। मना करने का ऑप्शन ही खत्म हो गया। गवर्नमेंट्स फंस गईं। उन्हें इंटरेस्ट भरते रहना था, चाहे उनकी जनता भूखी मरे, और पुराने कर्ज का इंटरेस्ट भरने के लिए नया कर्ज लेना था। रॉथस्चाइल्ड ने दूसरा काम किया, कर्ज को ग्लोबल बना दिया, सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। कर्ज का जाल अब सिर्फ परमानेंट नहीं था, ये इनएस्केपेबल हो गया, इससे भागना नामुमकिन हो गया। ये दूसरा जाल था। अब रुको एक सेकंड, रॉथस्चाइल्ड की बात हुई, मॉर्गन की बात होगी, लेकिन बीच में एक चीज समझो जो डायरेक्टली तुमसे जुड़ी है, अपने देश से, अपने खून से। जब रॉथस्चाइल्ड यूरोप में ये खेल खेल रहा था, तब इंडिया में क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में कुछ ब्रिटिश व्यापारियों ने कंपनी बनाई, नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आए थे व्यापार करने, मसाले खरीदने, कपड़ा खरीदने, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वही किया जो रॉथस्चाइल्ड ने किया, कर्ज का जाल। पैटर्न समझो, इंडिया उस वक्त छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा था, हर राजा अपने में आपस में लड़ते रहते थे। कंपनी ने कहा, राजा साहब, आप पड़ोसी से लड़ना चाहते हो, हम मदद करेंगे, हमारे सिपाही ले लो, पैसे की चिंता मत करो, हम दे देंगे। राजा खुश, जंग जीता। लेकिन अब कंपनी का कर्ज चढ़ गया। कंपनी कहती, राजा साहब पैसा वापस करो। राजा के पास पैसा नहीं तो क्या करे? कंपनी कहती, कोई बात नहीं, अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दो, या हम टैक्स कलेक्शन का हक ले लेंगे। और ऐसे एक एक करके कंपनी ने पूरा हिंदुस्तान निगल लिया। अवध का एग्जाम्पल लो। अवध के नवाब ने कंपनी से कर्ज लिया, जब चुका नहीं पाया तो कंपनी ने अवध पे कब्जा कर लिया, नवाब को पेंशन पे बिठा दिया। राजा जी, आप राजा हो नाम के, असली मालिक हम हैं। 1857 की क्रांति हुई, लेकिन वो दबाई गई और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कब्जा ले लिया। अब कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार सीधा इंडिया चलाएगी। और तब शुरू हुआ असल लूट का खेल। हर रेलवे लाइन जो बनी, उसका खर्चा इंडिया के टैक्स से। लेकिन वो रेलवेज किसने बनाए? ब्रिटिश कंपनीज ने। उन्हें गारंटीड मुनाफा दिया गया इंडिया के खजाने से। रेलवेज इंडियंस के लिए नहीं थे, वो माल ढोने के लिए थे। कॉटन फील्ड से पोर्ट्स तक रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाए, फिनिश्ड गुड्स वापस इंडिया बेचे। बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा, 20 से 30 लाख लोग भूख से मर गए, और उसी वक्त ट्रेन भर भर के अनाज बाहर जा रहा था, क्योंकि वो अनाज ब्रिटिश फौज के लिए रिजर्व था। हर सड़क जो बनी, उसका खर्चा इंडिया के टैक्स से। हर सरकारी बिल्डिंग जो बनी, इंडिया के टैक्स से। और इन सब पे इंटरेस्ट, वो भी इंडिया के टैक्स से। जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, ब्रिटेन कहता था कि हमने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, रेलवेज बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, इसका पैसा वापस चाहिए। और इंडिया के पास जो स्टर्लिंग बैलेंसेस थे, मतलब जंग के वक्त इंडिया ने ब्रिटेन को माल भेजा था, उसके जो पैसे बनते थे वो ब्रिटेन के पास जमा थे। वो पैसा ब्रिटेन ने तुरंत वापस नहीं किया। हम आजाद हुए, लेकिन खजाना खाली था। इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक, उन्होंने कैलकुलेट किया कि ब्रिटिश ने इंडिया से कितना लूटा। $45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन, ये आज की वैल्यू है। मतलब अगर आज ब्रिटेन वो पैसा वापस करे तो हर हिंदुस्तानी को लगभग 30 लाख रुपए मिले। और कैसे लूटा? कर्ज के सिस्टम से, ट्रेड के सिस्टम से, टैक्स के सिस्टम से। ये वही सिस्टम है जो पैटरसन ने बनाया, रॉथस्चाइल्ड ने फैलाया, बस रंग बदल गया, तरीका वही था। और आज गोरा साहब सीधे नहीं आते, IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, लेकिन कर्ज वही है, ट्रैप वही है। यह समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वो इसी की कंटिन्यूएशन है।
अब मॉर्गन की बात करते हैं, तीसरा आर्किटेक्ट, और ये सबसे पावरफुल है। अब तक क्या हुआ समझो। 1694 में पैटरसन ने कर्ज को परमानेंट बनाया। कर्ज अब हमेशा के लिए है। 1815 में रॉथस्चाइल्ड ने कर्ज को ग्लोबल बनाया। अब सारे देश एक दूसरे से जुड़े हैं कर्ज के जरिए। लेकिन एक लिमिट थी। उस जमाने में नॉर्मल बैंक्स होते थे, जैसे आज SBI है, HDFC है। ये बैंक्स लोगों का पैसा जमा करते थे और दूसरों को लोन देते थे। लेकिन ये बैंक सिर्फ उतना ही लोन दे सकते थे जितना पैसा उनके पास जमा था। बैंक के पास 100 करोड़ जमा है तो 100 करोड़ तक ही लोन दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो गवर्नमेंट को भी उतना ही मिल सकता था जितना इन बैंक्स के पास था। लिमिट थी। तीसरे आर्किटेक्ट ने यह लिमिट तोड़ दी। उसका नाम था JP मॉर्गन, जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन, अमेरिका का सबसे पावरफुल बैंकर। समझो क्या हुआ। 1900 तक अमेरिका एक बड़ी ताकत बन रहा था। फैक्ट्रीज लग रही थी, रेलवेज बन रही थी, स्टील प्लांट्स बन रहे थे, इकोनॉमी बढ़ रही थी। लेकिन अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम बहुत बेसिक था। कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं था, हर बैंक अपने आप में, कोई एक जगह से कंट्रोल नहीं। और पैसों की सप्लाई, वो सोने से जुड़ी थी। मतलब देश में जितना सोना है उतना ही पैसा छाप सकता है, ज्यादा नहीं। 1907 में एक क्राइसिस आई। हुआ क्या था? 2 बिजनेसमैन थे अमेरिका में, ऑगस्टस हाइंस और चार्ल्स मॉर्स। इन्होंने सोचा कि कॉपर का पूरा मार्केट कॉर्नर कर ले, मतलब सारा कॉपर खरीद लो, फिर दाम बढ़ा के बेचो, करोड़ों कमाओ। प्लान फेल हो गया, दोनों का पैसा डूब गया। प्रॉब्लम यह थी कि ये दोनों कई बैंक्स के बोर्ड में भी थे। जब लोगों को पता चला कि ये दोनों डूब गए तो उन्हें लगा कि ये बैंक्स भी डूबेंगे। सबसे बड़ा ट्रस्ट कंपनी था निकरबॉकर ट्रस्ट, ये इन लोगों से कनेक्टेड था। लोगों ने सुना और अपना पैसा निकालने बैंक के बाहर लाइन में खड़े हो गए। अब समझो, बैंक तुम्हारा पैसा लॉकर में नहीं रखता, वो पैसा किसी और को लोन दे देता है। तो जब सब एक साथ पैसा मांगे, बैंक के पास होता नहीं। निकरबॉकर ट्रस्ट फेल हो गया। फिर लोगों को दूसरे बैंक्स पे भी भरोसा नहीं रहा, वो भी लाइन में खड़े हो गए। मल्टीपल बैंक्स फेल होने लगे, एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह गिरते गए। पूरा सिस्टम गिरने वाला था। JP मॉर्गन ने देखा कि अगर ये बैंक्स फेल हुए तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। उसने क्या किया? उसने न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बैंकर्स को अपने घर बुलाया, अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में। दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा कि कोई नहीं जाएगा जब तक हम इस क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर लेते। उसने उन बैंकर्स को मजबूर किया कि अपना पैसा लगाएं, फेलिंग बैंक्स को बचाने के लिए। पैसा इकट्ठा किया, क्राइसिस को रोक दिया। मोर देन एक इंसान ने पूरे अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम को बचाया। लेकिन मॉर्गन 70 साल का था। वो जानता था कि यह दोबारा नहीं कर सकता। तो उसने और उसके साथियों ने सोचा, एक परमानेंट सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जो हमेशा क्राइसिस संभाल सके, ऐसा सिस्टम जो कभी पैसों की कमी ना आने दे। उन्हें एक सेंट्रल बैंक चाहिए था। याद है पैटरसन ने बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया था? वो दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक था। मॉर्गन चाहता था कि अमेरिका में भी वैसा ही सेंट्रल बैंक हो। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो बाकी सब बैंक्स का बाप हो, जो पैसा छापता है, जो डिसाइड करता है कि देश में कितना पैसा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अमेरिकन्स सेंट्रल बैंक से नफरत करते थे। अमेरिका पहले भी 2 बार सेंट्रल बैंक बनाया था, दोनों बार लोगों ने अपोज किया। ये अमीर बैंकर्स हम पे राज करेंगे बोल के बंद करवा दिया। तो मॉर्गन और उसके साथियों ने सोचा कि इस बार छुप के काम करना पड़ेगा। 1910 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। जगह थी जेकिल आइलैंड, जॉर्जिया, एक प्राइवेट आइलैंड। वहां एक रिजॉर्ट था अमीर लोगों का। मॉर्गन खुद नहीं गया, उसके ट्रस्टेड लोग गए। JP मॉर्गन के बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स गए, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक्स के लोग गए। लगभग 1 हफ्ता उन्होंने वहां छुप के एक प्लान बनाया। सीक्रेट क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका की जनता को पता चलता कि देश के सबसे अमीर बैंकर्स छुप के बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि देश का पैसा कैसे चलेगा, तो हंगामा हो जाता, लोग रोड पे आ जाते। उन्होंने एक बहुत शातिर प्लान बनाया। सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक नहीं बुलाएंगे, नाम रखेंगे फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल, ये वर्ड सुन के लोगों को लगता है कि सरकारी है, गवर्नमेंट वाली चीज है। रिजर्व सुन के लगता है कि पैसा सेफ है, रिजर्व्ड है। और सिस्टम मतलब एक नहीं कई बैंक्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड है, बिखरा हुआ है। दिखने में लगता था कि ये लोगों की चीज है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन अंदर से 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स बनेंगी,
लेकिन सबका असली कंट्रोल एक जगह से होगा, फेडरल रिजर्व बोर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। ये वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक्स कंट्रोल करेंगे, मॉर्गन के बैंक्स। दिसंबर 1913 में यह बिल अमेरिका की कांग्रेस में आया। कांग्रेस मतलब अमेरिका की पार्लियामेंट, वही जगह जहां लॉज बनते हैं। इंडिया वाली कांग्रेस नहीं, अमेरिका की। बिल क्रिसमस हॉलिडेज से पहले लाया गया, जल्दी जल्दी। ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स को समझ नहीं आया कि यह क्या है, और पास हो गया। फेडरल रिजर्व एक्ट बन गया। अब ध्यान से सुनो, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि पैसा हवा से कैसे बनता है। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। सोचो तुम्हारे गांव में एक किराने की दुकान वाला है, नाम है रमेश। तुम उसके पास जाते हो और बोलते हो, रमेश भाई अभी पैसा नहीं है, उधारी में सामान दे दो, महीने की पहली तारीख को दे दूंगा। रमेश एक बही खाता निकालता है, उसमें लिखता है रामू के 100 रुपए उधारी। अब सोचो, क्या रमेश के पास एक्स्ट्रा 100 रुपए आ गए? नहीं, उसने सिर्फ अपनी कॉपी में लिख दिया कि रामू पे 100 का कर्ज है। लेकिन अब रमेश के हिसाब में एक एसेट आ गया है। उसके अकाउंट्स में लिखा है कि 100 रुपए आने वाले हैं, ये उसके लिए वैल्यूबल है। ये छोटा सा एग्जांपल है। अब इसको बहुत बड़ा कर दो, फेडरल रिजर्व लेवल पे। स्टेप बाय स्टेप समझो। गवर्नमेंट को 100 रुपए चाहिए। गवर्नमेंट एक बॉन्ड बनाती है। ये वो कागज है जिसके बारे में रॉथचाइल्ड वाले सेक्शन में बताया था। गवर्नमेंट से ये बॉन्ड फेडरल रिजर्व खरीदता है। तो क्या उसके पास पहले से लॉकर में 100 रुपए पड़े होते हैं? क्या उसने 100 रुपए छापे? अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या प्रिंटिंग प्रेस चली? क्या नए नोट निकले? नहीं। फेडरल बैंक क्या करता है? वो अपने सिस्टम में एंट्री कर देता है, बैंक के रिजर्व अकाउंट में 100 रुपए। बस, कोई नोट नहीं छपा, कोई ट्रक नहीं चला, सिर्फ कंप्यूटर एंट्री। अब गवर्नमेंट के अकाउंट में बैलेंस है। गवर्नमेंट वो 100 रुपए खर्च करती है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, तनख्वाह, सड़क, प्रोजेक्ट। अब ध्यान दो, जब गवर्नमेंट 100 रुपए ट्रांसफर करती है, गवर्नमेंट के अकाउंट में 100 रुपए कट जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बैंक में 100 रुपए बढ़ जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 रुपए हैं, लेकिन अभी भी कोई नोट प्रिंट नहीं हुआ। वो पैसा अभी भी डिजिटल है। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर एटीएम से 20 रुपए निकालता है, तभी बैंक फेडरल बैंक से कैश मांगता है, तभी नोट्स सर्कुलेशन में आते हैं। मतलब पहले पैसा रिजर्व था, फिर वो बैंक डिपॉजिट बना, और कैश तभी बना जब किसी ने कैश मांगा। अब वो पैसा मार्केट में आ जाता है, लोग यूज करते हैं, ये रियल मनी बन गया। और वो बॉन्ड अब फेडरल रिजर्व के पास है। ये फेडरल रिजर्व की एसेट है। अब गवर्नमेंट को हर साल 5 रुपए इंटरेस्ट देना है फेडरल रिजर्व को। ये पैसा कहां से आएगा? टैक्स से, तुम्हारे पैसों से। 10 साल बाद 100 रुपए वापस करने हैं। गवर्नमेंट के पास हैं क्या? नहीं। तो क्या करेगी? नया बॉन्ड इशू करेगी, नया कर्ज, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज, और चक्कर चलता रहेगा। ये समझे? पहले लिमिट थी, बैंक के पास जितना पैसा है उतना ही दे सकता था। अब कोई लिमिट नहीं। फेडरल रिजर्व हवा में से पैसा बना सकता है। गवर्नमेंट को कभी नहीं सुनना पड़ेगा। गवर्नमेंट जितना चाहे उधारी ले, फेडरल रिजर्व देता जाएगा। ये वो मैकेनिज्म है जो अनलिमिटेड कर्ज को पॉसिबल बनाता है। और इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो टैक्स पेयर से जाती हैं। लोग सुबह उठ के काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उस टैक्स का एक हिस्सा फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट के तौर पे देती है। मॉर्गन 1913 में मरा, उसी साल जब फेडरल रिजर्व बना। लेकिन उसकी लेगेसी वो स्ट्रक्चर है जो आज अमेरिका के $38 ट्रिलियन के कर्ज को पॉसिबल बनाता है। फेडरल रिजर्व के बिना गवर्नमेंट इस स्केल पे उधारी नहीं ले सकती थी, पैसा ही नहीं था। लेकिन अब पैसा हवा में से बनता है, कोई लिमिट नहीं। मॉर्गन ने तीसरा काम किया, कर्ज को अनलिमिटेड बना दिया। ये तीसरा जाल था। अब रुको यहां और इंडिया के बारे में सोचो। यही सिस्टम इंडिया में भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 1935 में बना। आरबीआई भी वही काम करता है जो फेडरल रिजर्व करता है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, आरबीआई खरीदता है, पैसा क्रिएट होता है। वही रमेश वाला गेम, बस बहुत बड़े स्केल पे। इंडिया पे आज लगभग 170 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, और ये कर्ज कभी चुकाया नहीं जाएगा। क्यों? सोचो, अगर गवर्नमेंट ने पूरा कर्ज चुका दिया, सारे बॉन्ड्स वापस ले लिए, तो क्या होगा?
याद करो, पैसा बना कैसे था? कर्ज से। जब गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया तब पैसा क्रिएट हुआ। अगर कर्ज खत्म तो वो पैसा भी खत्म। मार्केट में पैसा ही नहीं बचेगा, लोग खरीदेंगे क्या, बेचेंगे क्या, इकोनॉमी रुक जाएगी। तो कर्ज चुकाना ऑप्शन ही नहीं है। कर्ज हमेशा रहना चाहिए सिस्टम के लिए। ये वही सिस्टम है जो 1694 में पैटरसन ने शुरू किया, 1815 में रॉथस्चाइल्ड ने ग्लोबल बनाया, 1913 में मॉर्गन ने अनलिमिटेड बनाया। इंडिया भी उसी जाल में है। अब तुम पूछोगे, अगर आरबीआई पैसा छाप सकती है तो इंडिया गरीब क्यों है? प्रिंट करो और अमीर हो जाओ। बहुत सही सवाल, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, महंगाई। अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ प्रिंट करे बिना कुछ प्रोड्यूस किए तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चीजें उतनी ही होंगी। ज्यादा पैसा उतना ही सामान, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यही महंगाई है। जिम्बाब्वे ने यही किया। इतना पैसा छापा कि 100 ट्रिलियन का नोट था और उससे एक रोटी नहीं खरीद सकते थे। पैसा बेकार हो गया। दूसरी प्रॉब्लम, फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई रुपया छाप सकती है लेकिन डॉलर नहीं छाप सकती। जब इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना है तो रुपए नहीं चलते, डॉलर चाहिए। जब इंडिया को अमेरिका से फाइटर जेट्स खरीदने हैं तो रुपए नहीं चलते, डॉलर चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड मोस्टली डॉलर्स में होता है। और डॉलर कहां से आए? एक्सपोर्ट करके कमाओ या उधारी लो। यही 1991 में हुआ था। इंडिया के पास रुपए थे लेकिन डॉलर खत्म हो गए थे। रुपए छाप सकते थे लेकिन डॉलर से ऑयल नहीं खरीद सकते थे। यह पूरी कहानी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अनलिमिटेड पैसा छापना सल्यूशन नहीं है। अब चौथा और आखिरी आर्किटेक्ट, और ये तुमसे सबसे सीधा कनेक्टेड है। अब तक का सिस्टम समझो। कर्ज परमानेंट है पैटरसन की वजह से। कर्ज ग्लोबल है रॉथस्चाइल्ड की वजह से। कर्ज अनलिमिटेड है मॉर्गन की वजह से। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कुछ देश थे जो कर्ज ले लेते थे और चुका नहीं पाते थे, डिफॉल्ट कर देते थे, बोल देते थे कि भाई नहीं दे सकते। जब डिफॉल्ट होता था तो कर्ज माफ हो जाता था या कम हो जाता था, सिस्टम रीसेट हो जाता था। यह प्रॉब्लम थी बैंकर्स के लिए। कर्ज का जाल टूट रहा था जगह जगह। तब आया चौथा आर्किटेक्ट, पॉल वोल्कर। वोल्कर 1979 से 1987 तक फेडरल रिजर्व का चेयरमैन था, अमेरिका के सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा आदमी। समझो उस वक्त क्या हो रहा था। 1970s में महंगाई बहुत बढ़ गई थी अमेरिका में। हर चीज महंगी, डॉलर की वैल्यू गिर रही थी। वोल्कर को यह रोकना था। उसने क्या किया? उसने इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ा दिए। पहले बैंक से लोन लो तो 10% इंटरेस्ट लगता था, वोल्कर ने 20% कर दिया। मतलब लोन लेना बहुत महंगा हो गया। इससे क्या हुआ? लोग कम लोन लेने लगे, कम खर्चा करने लगे, महंगाई रुक गई। अमेरिका के लिए अच्छा हुआ, लेकिन दुनिया के गरीब देशों के लिए तबाही। समझो लैटिन अमेरिका के देश मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। 1970s में जब इंटरेस्ट रेट्स कम थे तब इन्होंने अमेरिका से बिलियंस डॉलर्स की उधारी ली थी। डेवलपमेंट के लिए चाहिए, फैक्ट्रीज बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। उस वक्त इंटरेस्ट रेट 8-10% था। लगता था कि भरता रहेगा। लेकिन जब वोल्कर ने रेट्स 20% कर दिए तो क्या हुआ? उनका इंटरेस्ट पेमेंट डबल से ज्यादा हो गया। पहले 8% इंटरेस्ट था $100 पे, मतलब $8। अब 20% हो गया, मतलब $20। और ये देश ऑलरेडी मुश्किल में थे। उनके पास $8 भी मुश्किल से आता था, $20 कहां से लाएं? 1982 में मेक्सिको ने कह दिया हम नहीं भर सकते, डिफॉल्ट। अब समझो ये क्या सिचुएशन थी। अमेरिकन बैंक्स ने मेक्सिको को पैसा दिया था, सिटी बैंक ने दिया था, बैंक ऑफ अमेरिका ने दिया था, चेज मैनहट्टन ने दिया था। अगर मेक्सिको डिफॉल्ट करे तो इन बैंक्स का पैसा डूबे, ये बैंक्स फेल हो जाएं, अमेरिका की इकोनॉमी हिल जाए। वोल्कर के सामने दो ऑप्शन थे। ऑप्शन 1, डिफॉल्ट होने दो, बैंक्स को सीख मिल जाए कि सोच समझ के लोन दो, मार्केट अपने आप ठीक हो जाए। ऑप्शन 2, कुछ जुगाड़ करो, बैंक्स को बचाओ। वोल्कर ने ऑप्शन 2 चुना। उसने एक नया सिस्टम बनाया आईएमएफ के जरिए। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल संस्थान है जो देशों को इमरजेंसी में पैसा देता है। वोल्कर ने कहा आईएमएफ मेक्सिको को पैसा देगा, मेक्सिको उस पैसे से अमेरिकन बैंक्स को इंटरेस्ट देता रहेगा। बैंक्स डूबेंगे नहीं, लेकिन फ्री में पैसा नहीं मिलेगा, कंडीशंस लगेंगी। इन कंडीशंस को
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कहा गया, मतलब स्ट्रक्चर बदलो, तरीके बदलो, हमारी बात मानो। ये कंडीशंस क्या थी? कंडीशन 1, गवर्नमेंट खर्चा कम करो, स्कूल्स पे खर्चा कम करो, हॉस्पिटल्स पे खर्चा कम करो, गरीबों के लिए जो स्कीम्स है वो कम करो। कंडीशन 2, प्राइवेटाइजेशन करो, जो कंपनीज गवर्नमेंट की है वो बेचो, प्राइवेट लोगों को दे दो, पानी की कंपनी बेचो, बिजली की कंपनी बेचो, टेलीफोन कंपनी बेचो। कंडीशन 3, मार्केट्स खोलो, विदेशी कंपनीज को आने दो, तुम्हारे देश में बिजनेस करने दो, चाहे तुम्हारी लोकल कंपनीज डूब जाएं। कंडीशन 4, करेंसी की वैल्यू गिराओ, तुम्हारा पीसो या रुपया कमजोर करो, इससे तुम्हारा माल सस्ता होगा एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगे। ये कंडीशंस ब्रूटल थीं, गरीब देशों की जनता को तकलीफ हुई, लेकिन बैंक्स बच गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कर्ज माफ नहीं हुआ, सिर्फ रीस्ट्रक्चर हुआ। मतलब क्या? पहले मेक्सिको को $80 बिलियन चुकाने थे 5 साल में, रीस्ट्रक्चर के बाद मेक्सिको को $80 बिलियन चुकाने थे 15 साल में। असली रकम कम नहीं हुई, बस टाइम बढ़ गया और नए कर्ज से पुराना कर्ज भरा। ये वोल्कर की असली चाल थी। जब कर्ज चुकाना इम्पॉसिबल हो जाए तो उसे माफ मत करो, रीस्ट्रक्चर करो, इतना पैसा दो कि इंटरेस्ट की पेमेंट्स चलती रहे और एक्सचेंज में देश का कंट्रोल ले लो। वॉल्कर ने चौथा काम किया, कर्ज को इनएस्केपेबल बना दिया, इससे भागना नामुमकिन बना दिया। कर्ज का जाल अब कंट्रोल का हथियार बन गया। यह चौथा जाल था। और अब इंडिया की तरह देखो, यह साल हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए। 1980s में इंडिया ने भी वही किया जो मेक्सिको ने किया। डेवलपमेंट के नाम पे उधारी ली, प्रोजेक्ट्स के नाम पे उधारी ली, ऑयल इंपोर्ट के लिए उधारी ली। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, गल्फ वॉर शुरू, ऑयल के दाम आसमान पे। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था, बिल्स बढ़ गए, डॉलर चाहिए थे लेकिन डॉलर थे नहीं। 1991 तक इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना गिर गया कि सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा बचा था। 2 हफ्ते, मतलब अगर इंडिया को बाहर से कुछ भी खरीदना है, पेट्रोल, मेडिसिन, मशीनरी, तो सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा है, उसके बाद कुछ नहीं। इंडिया डिफॉल्ट होने वाला था। डिफॉल्ट का मतलब पूरी दुनिया के सामने बोलना कि हम अपना कर्ज नहीं चुका सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। यह इज्जत का सवाल था। एक बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, बोल रहा है कि हमारी जेब खाली है। तो क्या हुआ? इंडिया को आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आईएमएफ ने पैसा दिया, लेकिन कंडीशंस के साथ, वही कंडीशंस जो मेक्सिको को दी गई थी, वही वॉल्कर वाला प्लेबुक। एलपीजी रिफॉर्म्स, ये नाम याद रखो। इन तीनों को मिला के एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब पहले इंडिया में फॉरेन कंपनीज आसानी से नहीं आ सकती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, सब सरकार कंट्रोल करती थी। अब खोल दिया, कोका कोला आया, पेप्सी आया, फॉरेन बैंक्स आए। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो कंपनी सरकार की थी उन्हें प्राइवेट लोगों को बेचना शुरू किया। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान किया, टैरिफ्स कम किए, दुनिया से जुड़े। तुम्हें स्कूल में यह पढ़ाया जाता है कि ये रिफॉर्म्स अच्छी थी, इंडिया ने आगे बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, कंपनीज आई, जॉब्स बने। ये सब सच है, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि ये रिफॉर्म्स इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, ये चॉइस नहीं थी, ये मजबूरी थी। और सबसे दर्दनाक बात, इंडिया ने अपना सोना गिरवी रखा। हाँ, सोना, गोल्ड, 67 टन सोना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सोना था वो निकाला और बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भेजा। ये लो हमारा सोना, इसके बदले में हमें कुछ वक्त के लिए पैसा दे दो। सोचो इसके बारे में। एक आजाद देश जिसने गोरों से आजादी ली, जिसने ब्रिटिश को भगाया, उसने अपना सोना वापस गोरा लोगों के बैंक में गिरवी रख दिया। 1947 में सोना गोरों के पास था, 1991 में फिर से गोरों के पास पहुंच गया। तुम्हारे माँ बाप ने वो वक्त देखा है, उनसे पूछो। पेट्रोल के दाम रात भर में डबल हो गए थे, राशन की लाइनें कितनी लंबी थीं, मिडिल क्लास का क्या हाल था, नौकरी जाने का डर था। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने आईएमएफ की सारी कंडीशंस मानी, कोई ऑप्शन नहीं था, मानो वरना डूब जाओ। ये वही पैटर्न है जो वॉल्कर ने डिजाइन किया है। डिफॉल्ट होने दो, फिर हाथ में ले लो, कंडीशंस लगाओ, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी यानी आर्थिक आजादी ले लो और कर्ज को परमानेंट बना दो। ये पैटर्न अब तक रिपीट हो रहा है। ग्रीस में 2010 में यही हुआ, डेट क्राइसिस। आईएमएफ ने हेल्प की, कंडीशंस लगाई, लोगों की पेंशन्स काटी गईं, हॉस्पिटल्स में दवा नहीं थी,
अर्जेंटीना में 2001 में यही हुआ, इकोनॉमी कोलैप्स, आईएमएफ ने हेल्प की, लोग सड़क पे आए। श्रीलंका में 2022 में यही हुआ, तुमने देखा है टीवी पे, पेट्रोल नहीं था, खाना नहीं था, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। हर बार वही स्ट्रक्चर, आईएमएफ योन्स ताकि इंटरेस्ट भरते रहो, खर्चे में कटौती करो, अपना कंट्रोल छोड़ो, और कर्ज कभी खत्म नहीं होता, बस रीस्ट्रक्चर होता है, परमानेंट होता है। वॉल्कर 2019 में मरा, लेकिन उसकी लेगेसी वो मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि कर्ज का जाल ग्लोबल है और इससे भागना नामुमकिन है। जब देश चुका नहीं सकते तब भी उन्हें डिफॉल्ट नहीं करने दिया जाता, उन्हें रीफाइनेंस किया जाता है, हमेशा के कर्ज में डाल दिया जाता है और इंटरेस्ट बहता रहता है कर्ज देने वालों की तरफ। वही बैंक्स, वही इंस्टीट्यूशंस, वही सिस्टम जो पैटरसन ने 1694 में शुरू किया था। ये 300 साल में बुना गया जाल है जिसमें आज पूरी दुनिया फंसी है। अब तक जो सुना वो इतिहास था, 300 साल पुरानी कहानी। लेकिन तुम सोचोगे ये सब तो बड़े बड़े देशों की बात है, गवर्नमेंट्स की बात है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम सीधा तुम्हारी जेब से जुड़ा है, तुम्हारी सैलरी से जुड़ा है, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। चलो अब देखते हैं कि ये सिस्टम तुम्हें पर्सनली कैसे अफेक्ट करता है। इंडिया की गवर्नमेंट हर साल बजट में कर्ज का इंटरेस्ट भरने के लिए पैसा रखती है। 2024-25 में ये लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 12 लाख करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट, असली कर्ज नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट। ये पैसा कहां से आता है? तुम्हारे टैक्स से। जीएसटी जो तुम हर चीज पे भरते हो, चाय पे, बिस्किट पे, कपड़े पे, फोन पे। इनकम टैक्स जो तुम्हारी सैलरी से कटता है। पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है, ये सब पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज का इंटरेस्ट भरने में जाता है। मतलब समझो, तुम सुबह चाय पीते हो, उस पे जीएसटी भरी, वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने उस पैसे का कुछ हिस्सा कर्ज का इंटरेस्ट भरने में दिया, वो इंटरेस्ट किसी बैंक के, किसी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में गया। तुम जब पेट्रोल डलवाते हो और उस पे टैक्स भरते हो, वो पैसा अल्टीमेटली बॉन्ड होल्डर्स के पास जा रहा है। तुम डायरेक्टली नहीं देख पाते, तुम्हें लगता है कि टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो डेवलपमेंट के लिए, सड़कें बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वो टैक्स का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के इंटरेस्ट में दे रही है। और कर्ज कभी खत्म नहीं होगा तो टैक्स कभी कम नहीं होगा, तो तुम हमेशा भरते रहोगे। ये लीगल ट्रांसफर है तुम्हारी जेब से अमीर लोगों की जेब में, हर साल, हमेशा के लिए। और अब एक और चीज समझो जो सबसे ज्यादा तुम्हें अफेक्ट करती है, महंगाई। ये इस पूरे सिस्टम का साइड इफेक्ट है। सोचो, गांव में 100 किलो गेहूं है और 1000 रुपए हैं लोगों के पास, हर किलो 10 रुपए का होगा। अब कोई आके 1000 रुपए और डाल दे, अब 2000 रुपए है, लेकिन गेहूं अभी भी 100 किलो है, हर किलो 20 रुपए का हो जाएगा। गेहूं वैसा का वैसा है, लेकिन पैसा ज्यादा हो गया तो दाम बढ़ गया। यही महंगाई है। और महंगाई तुम्हें कैसे अफेक्ट करती है? तुम्हारी सैलरी की वैल्यू कम हो जाती है, तुम्हारी सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है। 10 साल पहले जो सामान 100 रुपए में आता था, आज 300 में आता है। तुम्हारी सैलरी 2 गुनी हुई, लेकिन चीजों के दाम 3 गुने हो गए। मतलब तुम 10 साल पहले से गरीब हो, चाहे तुम्हारी सैलरी बढ़ गई हो। ये वेल्थ ट्रांसफर है, धीरे धीरे होने वाला, चुपके चुपके होने वाला। तुम्हारे पॉकेट से उन लोगों के पॉकेट में जो एसेट्स रखते हैं। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, जमीन, सोना, बॉन्ड्स। क्योंकि महंगाई में एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन सैलरी की वैल्यू गिरती है। अमीर और अमीर होता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ की थी, अब 3 करोड़ की हो गई। गरीब और गरीब होता है क्योंकि उसकी सैलरी 30,000 की थी, अब 50,000 की हो गई, लेकिन खर्चा 30,000 से 90,000 हो गया। और ये सिस्टम ने डिजाइन किया है। सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट करता है, महंगाई आती है, गरीब की खरीदने की ताकत गिरती है, अमीर की दौलत बढ़ती है। ये साइकिल रिपीट होती है हर साल, हमेशा के लिए। और एक और लेयर है जो स्पेसिफिकली तुम्हारी जनरेशन को टारगेट करती है, पर्सनल डेट, निजी कर्ज, ईएमआई कल्चर, क्रेडिट कार्ड्स। अभी लो, बाद में भरो। ये सब पैटरसन के मॉडल का पर्सनल वर्जन है। सोचो, तुम एक आईफोन खरीदना चाहते हो, 1 लाख का है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन दुकान वाला बोलता है ईएमआई पे ले लो, 5,000 महीना, 2 साल में खत्म। तुम्हें लगता है 5,000 महीना, ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, चल ठीक है। लेकिन रुको, 5,000 महीना, 24 महीने, टोटल कितना हुआ? 1,20,000 रुपए। फोन की कीमत थी 1 लाख, तुम भरे 1,20,000, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा। ये इंटरेस्ट है। लेकिन अभी ईएमआई खत्म नहीं हुई कि नया फोन आ गया। भाई पुराना हो गया, नया लेना पड़ेगा। फिर से ईएमआई,
और सिर्फ फोन नहीं, ईएमआई पे लैपटॉप, ईएमआई पे बाइक, ईएमआई पे गाड़ी, ईएमआई पे एसी, ईएमआई पे फ्रिज, ईएमआई पे फर्नीचर, शादी का लोन ईएमआई पे, वेकेशन का लोन ईएमआई पे, हर चीज ईएमआई पे। एक एक ईएमआई छोटी लगती है, 2000 यहां, 3000 वहां, 5000 इधर, लेकिन सब जोड़ दो तो तुम्हारी सैलरी का आधा हिस्सा या उससे ज्यादा ईएमआई में जा रहा है। तुम सोचते हो कि तुम चीजों के मालिक हो, आईफोन तुम्हारा है, गाड़ी तुम्हारी है, लेकिन असल में चीजों ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। तुम वो नौकरी छोड़ नहीं सकते जो तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि ईएमआई भरनी है। तुम रिस्क नहीं ले सकते, अपना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईएमआई भरनी है। तुम अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ईएमआई भरनी है। बॉस गाली दे, बेइज्जती करे, तुम चुप रहो, क्योंकि ईएमआई भरनी है। ईएमआई तुम्हारी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यह सिस्टम ने जानबूझ के डिजाइन किया है। बैंक्स को तुम्हारी ईएमआई से इंटरेस्ट मिलता है, सोते सोते कमाई। कंपनीज को तुम्हारा खर्चा मिलता है, तुम खरीदते रहो। गवर्नमेंट को तुम्हारे खर्चे पे जीएसटी मिलता है। अब सोचो बड़े पिक्चर में, यह सिस्टम टूट क्यों नहीं सकता? क्योंकि अगर टूटेगा तो सब कुछ टूटेगा। अगर दुनिया के सारे देशों ने अपना कर्ज चुका दिया तो ग्लोबल मनी सप्लाई 65 से 70% कम हो जाएगी। दुनिया में इतना पैसा ही नहीं बचेगा कि ट्रेड हो सके, सिस्टम जम जाएगा। तो कर्ज खत्म किया नहीं जा सकता, यह सिस्टम का हिस्सा है, यह फीचर है, बग नहीं। और कौन फायदा उठाता है? वो लोग और इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बॉन्ड्स हैं। अमेरिका के $38 ट्रिलियन के बॉन्ड्स किसके पास है? अमेरिकन पेंशन फंड्स के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास जैसे चाइना और जापान, बैंक्स के पास, अमीर इन्वेस्टर्स के पास। ये लोग हर साल इंटरेस्ट कमाते हैं बिना कुछ किए। इंडिया के 170 लाख करोड़ के बॉन्ड्स किसके पास है? इंडियन बैंक्स के पास, एलआईसी के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा ही पैसा पेंशन, इंश्योरेंस, एसआईपी यूज होता है गवर्नमेंट को लोन देने में, और गवर्नमेंट तुमसे ही टैक्स लेके इंटरेस्ट भरती है। तुम दोनों तरफ से इन्वॉल्व हो, लेकिन फायदा इंस्टीट्यूशंस को हो रहा है जो बीच में मैनेज कर रहे हैं। हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा सिर्फ अमेरिकन डेट से, प्लस जापान से, यूरोप से, इंडिया से, हर जगह से। ये $1 ट्रिलियन सालाना टैक्स पेयर से बॉन्ड होल्डर्स की तरफ जाता है। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर है। कंटिन्यूअस, लगातार, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। स्ट्रक्चरल, सिस्टम में बिल्ट इन है, और इनविजिबल, ज्यादातर लोगों को दिखता नहीं। क्योंकि इसे टैक्स नहीं कहा जाता, इसे डेट सर्विस कहा जाता है, इसे इंटरेस्ट पेमेंट कहा जाता है। लेकिन मैकेनिज्म वही है। कामगार भरते हैं, इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट करती हैं, और कर्ज कभी कम नहीं होता। अब एक आखिरी बात समझो, ये चारों आर्किटेक्ट्स, पैटरसन, रॉथस्चाइल्ड, मॉर्गन, वोल्कर, इन्होंने मिलके प्लानिंग नहीं की थी। ये अलग अलग सदियों में जीते थे, अलग अलग देशों में, एक दूसरे से मिले भी नहीं, लेकिन हर एक ने एक प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जो बैंकर्स के फायदे में था, और हर सॉल्यूशन पिछले वाले पे बिल्ड हुआ। अब तुम पूछोगे बैंकर्स को इस सिस्टम से क्या मिलता है? सिंपल है, तुमने $100 का लोन लिया, तुम्हें $108 देने हैं, $8 इंटरेस्ट। बैंक ने वो $100 बनाए कहां से? कुछ नहीं से, एंट्री लिख दी। मतलब बैंक ने कुछ नहीं दिया और $8 कमा लिए। अब इसको करोड़ों में मल्टीप्लाई करो, ट्रिलियंस में मल्टीप्लाई करो। गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में हर साल $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट भरती हैं। वो $1 ट्रिलियन जाते कहां हैं? बॉन्ड होल्डर्स के पास, बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। ये परपेचुअल इनकम है, हमेशा आती रहेगी जब तक सिस्टम है। इसीलिए ये सिस्टम बना, इसीलिए ये सिस्टम चालू है, इसीलिए ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। और जो लोग बॉन्ड्स कंट्रोल करते हैं, जो डेट मैनेज करते हैं, जो इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट्स नहीं, टैक्स पेयर्स नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये है आखिरी सच्चाई। $38 ट्रिलियन का कर्ज उनके लिए कोई क्राइसिस नहीं है, ये उनका बिजनेस मॉडल है। कर्ज का हर एक डॉलर किसी की बैलेंस शीट पे एक एसेट है, उस पे इंटरेस्ट मिलता है, वो और कर्ज लेने के लिए कोलैटरल बन जाता है। और जब तक भरोसा बना रहे, जब तक लोग माने कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट भरेगी, चाहे असली रकम कभी ना चुकाए, तब तक सिस्टम चलता रहेगा। कर्ज का जाल पूरा हो चुका है, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है बिना पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को तोड़े हुए।
4 आर्किटेक्ट्स, 3 सदियां, एक सिस्टम, और दुनिया का हर इंसान अब इसके अंदर फंसा हुआ है। अब तुम पूछोगे कि तो हम क्या करें? अगर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते तो क्या बस हाथ पे हाथ धरे बैठे? नहीं, ये सिस्टम तभी काम करता है जब तुम इसे समझते नहीं। जिस दिन तुमने इसे समझ लिया, तुम पहले से अलग हो गए। 3 चीजें याद रखो। पहली बात, जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। जब तक तुम्हें ये सिस्टम दिखता नहीं था, तब तक ये तुम्हें अंधा बना के चला रहा था। अब तुम्हें दिखता है, अब तुम डिसीजंस अलग ले सकते हो। ये नॉलेज तुम्हें सिस्टम के अंदर रहते हुए भी स्मार्टर बनाती है। दूसरी बात, कंज्यूमर मत बनो, इन्वेस्टर बनो। सिस्टम कंज्यूमर्स को खाता है और इन्वेस्टर्स को खाता खिलाता है। कंज्यूमर वो है जो ईएमआई पे फोन खरीदे, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करे और पूरी जिंदगी इंटरेस्ट भरे। इन्वेस्टर वो है जो अपना पैसा काम पे लगाए, एसेट्स बनाए और इंटरेस्ट कमा के खाए। दोनों सिस्टम में है, लेकिन एक साइड पे कटर है, दूसरे साइड पे कुर्सी। जब तक तुम सिर्फ खरीदते रहोगे, तब तक तुम सिस्टम का फ्यूल हो। तुम जल रहे हो ताकि इंजन चले। जिस दिन तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाओगे, एसेट्स बनाना सीख जाओगे, उस दिन तुम सिस्टम के उस तरफ आ जाओगे जहां इंटरेस्ट मिलता है, जहां से इंटरेस्ट जाता नहीं। ये शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग है। सैलरी से जीने वाले मत बनो, एसेट से जीने वाले बनो। तीसरी बात, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, ईएमआई कम करो। जो चीज कैश में नहीं खरीद सकते मत खरीदो। आईफोन की ईएमआई से बेहतर है कि 6 महीने बाद कैश में खरीदो। दूसरा, क्रेडिट कार्ड पे मिनिमम पेमेंट मत करो। पूरा बिल भरो या यूज मत करो। 42% इंटरेस्ट लीगल लूट है। तीसरा, सेविंग्स को कैश में मत रखो, महंगाई खा जाएगी। एसेट्स में डालो, प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स। चौथा, इमरजेंसी फंड रखो, 6 महीने का खर्चा, ताकि कभी मजबूरी में लोन ना लेना पड़े। पांचवा, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। यूट्यूब पे फ्री है, बुक्स में है। पैसा कैसे काम करता है ये समझो। छठवा, अपने बच्चों को सिखाओ। स्कूल में नहीं पढ़ाते तो तुम पढ़ाओ। सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन तुम बदल सकते हो। सिस्टम के अंदर रह के स्मार्ट बन सकते हो। ये बोरिंग लगता है, ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये तुम्हारी चेन्स तोड़ सकता है। अब अंधे मत बनो दोबारा। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नया समझाई, अगर तुमने आज कुछ ऐसा जाना जो पहले नहीं जानते थे, तो एक काम करो, ये वीडियो उस एक इंसान को भेजो जिसे तुम सोचते हो कि ये सुनना चाहिए। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई अपना। तुम्हारा एक शेयर एक शुरुआत हो सकती है।